नमस्कार साथियों, फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स के आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चंद्रशेखर सिंह, जिनके साथ आज हम लोग भारतीय राजनीति किन मुद्दों के इर्द गिर्द वर्तमान में घूम रही है, क्या मुद्दे भारतीय राजनीति में इस समय चर्चा में हैं और किनको लेकर सरकारें, विपक्ष, जनता के बीच जा रहे हैं और इन पर जनता की क्या राय है, इस सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग वार्ता करेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स की पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विभिन्न मुद्दों पे बात होगी और पिछले 2-3 महीने में जो इवेंट्स हुए हैं, खास करके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं राहुल गांधी, जो उनका जो इमेज परिवर्तन हुआ है, खास करके जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे लगता है कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड नज़र आ रही है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आज इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। मैं एक बड़ा मुद्दा ये है कि जो इस तरीके से वुमेन क्राइम को लेकर जो चीज़ें देश में चल रही हैं, कोलकाता में हुआ और भी देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, तो इनको लेकर भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारों को आयुष जी, ये टोटली मुद्दा अभी जनता का है। सरकारें इसमें बहुत पीछे चल रही हैं। मैं इसलिए आपको बताता रहा हूँ कि जो अभी लड़कियों के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, अभी एक कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जो नवाब सिंह यादव इतने बड़े लीडर थे कि अभी बताया जा रहा है कि वो डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें हैं और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बताते हैं कि अखिलेश यादव की आंखों के तारे हैं। वो बिल्कुल बहुत पारिवारिक घनिष्ठता है उनकी और बहुत लंबे समय से है। और डिम्पल यादव जी जब वहाँ से कन्नौज से सांसद थी पिछले टर्म में, तो वहाँ पर इनका पूरा काम, सांसदी का पूरा काम, अखिलेश यादव का पूरा काम, ये सब नवाब सिंह यादव ही देखा करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत करीबी रहे हैं। ये करीबी हो गए और इनके एक और करीबी अयोध्या रेप कांड में पकड़े गए। बिल्कुल। तो अभी वो अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं फैजाबाद से, उनके बहुत करीबी हैं, बताते हैं उनके काफी लंबे समय से, और वहाँ के वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं। बिल्कुल। और नगर अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को कुछ समय पहले पार्लियामेंट के बाहर अयोध्या का राजा बताते फिर रहे। हाँ, संसद में। अब अयोध्या के राजा के जो परम मित्र हैं, जो परम करीबी हैं, वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो एक मर्तबा भी पीड़िता के साथ खड़े नहीं दिखते हैं, चाहे कन्नौज हो, चाहे अयोध्या हो। और राहुल गांधी जो हाथरस रात को निकल जाते हैं और ये ट्वीट करते हैं कि मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकते हूँ। अभी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है केरला यूनिट की, जिसने कहा है कि कांग्रेस कमेटी में कास्टिंग काउच होता है। अगर आप महिला हो, कांग्रेस केरला में हो, आप मतलब कांग्रेस पार्टी में हो, जो कि केरला की इकाई है, अगर वहां पे आपको आगे बढ़ना है तो आपके नेता मंत्री से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है बकायदा। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ट्वीट नहीं आता है। और कोलकाता पे राहुल गांधी से जबरन मीडिया कहलवाती है, तो फिर भी वो एक लाइन ट्वीट करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो ये इंडिया गठबंधन वाले जो ये कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम भारत के लिए, भारत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर इनका सेलेक्टिव जो अप्रोच है रेप के प्रति भी, कि ये उसी राज्य में इनको रेप दिखता है जहां भाजपा शासित राज्य है, और बाकी शासित राज्यों में क्या लड़कियां वो भारत की नागरिक नहीं है। अभी पिछले दिनों ही एक खबर आई थी, कांग्रेस की प्रवक्ता महिला, उसने आरोप लगाया था और अपना इस्तीफा दिया था कि कांग्रेस के जो हमारे यहाँ के लीडरशिप है, वो ऐसे जो है महिला होने के नाते मेरा उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। झारखंड या छत्तीसगढ़ की कहीं की घटना है। छत्तीसगढ़ की प्रवक्ता थी वो। हाँ, उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया। तो बड़ा उनके साथ जो उनका शोषण उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया था। तो ऐसी चर्चाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आम है। और उनका जो चुनावी नारा है वो जमीन पे ही रहता है, उसका कोई मतलब वास्तविकता से नहीं। अच्छा, मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे कांग्रेस या विपक्ष की और जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, अन्य जो विपक्ष के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, ये जब ऐसे अपने आप को, अपनी राजनीति को इस तरीके से जब करते हैं,
क्या जनता इनको नहीं देखती है? क्या जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि समाजवादी पार्टी का जब भी कोई ऐसा आरोप आता है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जब महिला उत्पीड़न में, यौन शोषण में या किसी भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों में फंसते हैं, तो वहां पर सपा के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं या और जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उनके जो बयान इस तरीके के आते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने कन्नौज और अयोध्या के मामलों में जो उनके नेता फंसे, उस पर उन्होंने कहा कि डीएनए जांच होना चाहिए और डीएनए जांच के बाद जो है फिर आरोप लगाने चाहिए। इस तरीके से हमारी पार्टी पर आरोप लगाना सही नहीं है। और मैं आपको इसमें एक चीज ऐड ऑन करता हूं कि अभी 2-4 दिन पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है कन्नौज के कांड को लेकर, तो जो सैंपल लिए गए थे वो नवाब सिंह यादव के सैंपल से मैच हो गए और बताते हैं कि 1-2 दिन में जहां तक अयोध्या की रिपोर्ट आ जाएगी। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? अब जब डीएनए भी मैच हो गया तो अब अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होगा? क्या अभी भी अखिलेश यादव जैसे नेता, आप तो अब राष्ट्रीय राजनीति के नेता हो और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बड़ी सीटें आपको बड़ा जनता ने जनाधार उत्तर प्रदेश में दिया है, और वहां पे महिला जैसे उत्पीड़न, महिलाओं के जो शोषण या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में अगर आप इतना घटिया बयान दोगे, आपकी सोच को वो दर्शाता है। आप भी परिवार वाले हो, आप भी राजनीति में हो, सामाजिक रूप से आप सबके सामने हो, तो आपके ये बयान, क्या आपको नहीं लगता कि ये बयानों पर इनको चिंतन करना चाहिए? या इनको, अगर इनका नेता ही है लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए इनको खुल के बोलना चाहिए कि अगर गलत किया तो कानून सजा दे। इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। अखिलेश यादव की जो राजनीति है या उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो मुलायम सिंह यादव से उनको मिली है। अखिलेश यादव राजनीति में टीपू सुल्तान उनका नाम दे दिया गया, उसी से वो फेमस हुए, काम की वजह से कुछ फेमस हुए नहीं, और पिता का नाम और पिता की पार्टी मिल गई। अब 2 नाम उनके फेमस हैं, एक टोटी चोर और एक ये आपका। तो उनके पिताजी ने एक बार कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो लड़के हैं गलती हो जाती है वाली पार्टी की मानसिकता को, उस विचारधारा को अखिलेश यादव बस आगे बढ़ा रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव मंच पे खड़े होकर रेपिस्टों के समर्थन में एक रैली में ये बात कही थी कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो आप सोचिए कि उस पार्टी की विचारधारा महिलाओं के प्रति क्या होगी। और अखिलेश यादव की मानसिकता इतनी नीची और इतनी गंदी है कि उनको रेप में भी राजनीति नजर आता है। तो फिर ऐसे नेताओं को जनता सिर्फ मुद्दों के भरोसे नहीं चुनती है, सिर्फ जात के भरोसे चुन करके उनको आगे बिठाती है, क्योंकि मुद्दों पे आज जात हावी है। नहीं तो क्या ये जो महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है, जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये जात देख के तो नहीं होती है? जात देख, महिला तो महिला है, बिल्कुल कोई भी महिला है, उसके साथ कभी भी किसी घटना और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिनका शोषण हुआ है वो भी छोटी जाति की महिलाएं हैं। ऐसा कोई है नहीं कि अपर क्लास का कोई रेप हुआ है। तो ये तो इनका ये तो अपना पीडीए लेके चलते हैं। तो क्या पीडीए में ये वो मुद्दे सिर्फ मीडिया में और चुनाव प्रचार और रैलियों, जनता को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए, कि भीड़ जब चलती है ना तो वो मुद्दे नहीं देखती है, भीड़ बस भेड़ चाल की तरह चलती है। और वही हाल इन्होंने इस चुनाव में किया है कि जनता को झूठे सपने दिखाए। एक तो गरीब भोली वाली जनता को इन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 8500 रुपया खटाखट तुम्हारे अकाउंट में पहले ही दिन डाल देंगे। जनता ने सोचा कि भाई एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक भारत के विद्वान अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्शन ला के सामने दिया था, मैंने किसी वीडियो में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर ये 8500 को राशन कार्ड होल्डर जैसा इन्होंने अपना दावा किया था, वो पूरा आंकड़ा निकालते हैं तो ये अमाउंट भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बनता है जाके। बिल्कुल ज्यादा बनता है। और दूसरी बात, तो ये संभव ही नहीं था, संभव था ही नहीं, कभी नहीं संभव है। अच्छा एक चीज फिर मैं इसमें एक चीज और आपको जोड़ता हूँ कि अगर ये संभव नहीं था तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपोज क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ कमियां रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है और सिर्फ कांग्रेस और सपा में ही कमी है। बिल्कुल कमी है, क्योंकि अगर आप अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हो तो अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाना आपका काम है, और दूसरों के मुद्दे को, जो गलत मुद्दे हैं, फेक नैरेटिव्स है, उसको भी गलत करना आपका काम है। 2014 में मोदी जी का प्रचार देखिए, 2019 में मोदी जी का प्रचार देखिए, ये दोनों चुनाव जनता लड़ी थी। ये समय ऐसा था कि अगर मोदी जी किसी को भी अरे गरे को खड़ा कर देते तो वो सांसद विधायक बन सकता था, क्योंकि वहां पे जनता ने आंख बंद करके सिर्फ ये देखा कि मुद्दे नहीं देखे,
कास्ट नहीं देखा, क्रीड नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा, उन्होंने देखा हमारा नेता मोदी होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अलग था। कांग्रेस ये समझ गई थी कि जिस वोट बैंक के आधार पर नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीते, जिस वोट बैंक के आधार पर जब वो प्रयागराज कुंभ मेला में जाते हैं तो दलितों का पैर धोते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और जितने जात की पार्टियां हैं जो जात की राजनीति करती हैं, लाइक ज्यादातर क्षेत्रीय दल है, चाहे लालू यादव की पार्टी, उनको ये चीज खटक गया कि बीजेपी तो अगड़ों की पार्टी हुआ करती थी, अब बीजेपी ओबीसी और पिछड़ों की भी राजनीति करने सोशल इंजीनियरिंग करके हमारा दुकान बंद हो जाएगा, तो फिर हमारा दुकान कैसे चलेगा, हमारी पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी, हमारे उनके लिए जाति की राजनीति का मतलब अपने बेटे बहू की जाति की राजनीति करना है, जनता की जाति से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर यही पीढ़ी की राजनीति करते अखिलेश यादव, तो फिर एक ब्राह्मण समाज से अपने पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाते? किसी दलित को बनाना चाहिए था। राहुल गांधी को खुद नहीं बनना चाहिए था, किसी दलित को बना देते पार्टी का वो अपोजिशन। अगर इस तरीके से देखें तो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान हितैषी है, लेकिन अगर आप इनकी जो सूचियां आया करती हैं, चाहे उनके वो विपक्ष में ये नेता के अपना गठन करते हों, अन्य जो ये उपनेता विपक्ष में अपने बनाते हैं, या कहीं पे भी ऐसा कोई समाजवादी पार्टी अपना करती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां से मुस्लिम, अगर ये 15 लोगों की सूची जारी करते हैं तो उसमें एक या एक आध भी मुस्लिम नहीं हो रहा है। ये ऐसा चुनाव के बाद 2-3 जगह देखने में बिल्कुल बोल रहे। अब जैसे अखिलेश यादव की आप राजनीति को समझिए, उन्होंने पूरे चुनाव में पिछड़ों की राजनीति की, पिछड़ों के वोट लिए, पिछड़ों से सांसद आ गए, नेता प्रतिपक्ष बनाया ब्राह्मण को, अब उधर की राजनीति वो करेंगे वोट लेने के लिए, और चुनाव में फिर अगड़ों को गाली देकर के पिछड़ों का वोट लेंगे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का कि जब चुनाव में जाओ तो जनरल भूल जाओ, पीडीए चलाओ, जब सत्ता में आ जाओ तब दूसरों को लॉलीपॉप दे दो कि हम तो तुमको भी देख रहे हैं भाई, आप भी हमारे से जुड़े। देखिए, मैं इसके पीछे उनका लॉजिक भी बता सकता हूँ, जितना मेरी समझ है कि ये नेता ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप, चूंकि हम लोग अपना संवाद है ये जनता के बीच भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लाइन जनता में जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग, बहुत से सवर्ण जाति के लोग हैं, बहुत से जो अगड़े लोग हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो ओबीसी एससी इन्हीं की बात क्यों करता है, सवर्ण की बात कोई क्यों नहीं कर रहा। अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, वहां से भी सवर्ण गायब, अन्य दलों में भी जो राजनीति वो भी अपने आप को ठगा सा सवर्ण महसूस कर रहा है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक अपने मैंने आइडिया लगाया है कि ऐसा आखिर है क्यों। तो हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं आपके सामने अपनी और जनता के सामने अपनी बात रखता हूँ। चक्कर क्या है कि हमारा जो अगड़ा है, जो सवर्ण है, वो वोट देने जाता ही नहीं है। अगर आप ये ऐसा कोई, आप चूंकि आप डेटा एनालिस्ट भी हैं, तो आने वाले अगली वीडियो में हम लोग ऐसा कोई अगर आप डेटा लाएंगे तो उससे हम लोग को समझने में आसानी भी होगी, उस फैक्ट को समझने में आसानी होगी। जैसा कि मेरा अपना आकलन है या जो मेरा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर सवर्ण, ज्यादातर अगड़ी जाति के लोग, या जिसको हम लोग समाज की क्रीमी लेयर बोलते हैं, तो वो वोट देने नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एज ए हॉलीडे, छुट्टी, वो अपना वेकेशन प्लान करते हैं, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। गरीब आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और जितना ओबीसी है, एसटी है, दलित है, इस बड़ा वर्ग है जो घंटों घंटों धूप में लाइनों में लग कर ये अपना वोट देते हैं। तो मैं ऐसे में तो इनको ज्यादा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी मानता हूं, जिनको कम से कम अपना हक पता है, जिनको अपने वोट के अधिकार की ताकत पता है। और मैं इसमें एक चीज आपको बताऊंगा, अभी जो 2024 का विगत चुनाव था, मतलब मैं तो चुनाव आयोग से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ही आग्रह करना चाहूंगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, इनकी अगर आप चरणों की तारीखों पर वोट दें, जैसे चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में जो चरणों में वोट पड़े, ज्यादातर वोटिंग जो हुई वो सैटरडे, मंडे इस तरीके से हुई, फ्राइडे को हुई। जब आप फ्राइडे को आपने वोटिंग का दिन रख दिया, मतलब वो छुट्टी एक तरीके से हो गई। जो वर्किंग लोग हैं, इस तरीके के लोग जो हॉलीडे मनाने वाली बड़ी भीड़ है, सैटरडे संडे मिल गया, वो अपना वेकेशन पे निकल गए, या उनका एक हॉलीडे हो गया। या अगर आपने वोटिंग मंडे को रख दी, तो सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन। तो मेरा इसमें भी अनुरोध है कि वीक डेज में आप लोग रखें, और जनता भी इस चीज को जागरूक रहे कि बाद में फिर आप आरोप लगाओगे कि ऐसा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये अच्छे से जानती थी,
कांग्रेस पार्टियों कभी मुस्लिमों में भी कास्ट होते हैं, उन्होंने मुस्लिमों को कभी नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा। उसमें भी जनरल ओबीसी बैकवर्ड सब आते हैं, जैसे पठान खान ये सब जनरल में आते हैं, अंसारी, फिर पासमानदा मुसलमान भी एक अलग मुद्दा है, वो बाइफरगेट उसमें नहीं करते, वो हिंदुओं में करते हैं कि दलित। अब राहुल गांधी जगह जगह पूछते जा रहे हैं, एक वीडियो में देखा था उनका, उसमें पूछ रहे हैं कि जो आईआईटी और आईआईएम का क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है बंदा, उसमें दलित क्यों नहीं है, तो वो चाहता ही नहीं है कि कोई दलित बंदा चुन के आए। उनको लोको पायलट में भी दलित और ओबीसी देखना है जा करके। तो अगर ऐसे आदमी देश की सत्ता पर बैठेंगे तो इंस्टीट्यूशन का और जो हमारी संस्थाएं हैं, जो टैलेंट से जहाँ पे लोग जाते हैं, उनका क्या होगा। देश में एक लॉ है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, वो संविधान पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मोदी जी 2 बार चुन के आए, सबसे पहले संविधान को सर माथे उठाया, अपने हर भाषणों में ये कहते हैं। तो राहुल गांधी ने एक भ्रम दिखाया कि अगर मैं संविधान पे खतरा बता दूंगा तो मैं वोट ले लूंगा, उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। अगर संविधान से लेना देना रहता तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में आज आरक्षण दलितों को मिल रहा है, हटने के बाद गुज्जरों को मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, बकरवाल समुदाय को मिल रहा है जो पिछड़ी जाति में आता है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको स्टेट हुड का दर्जा देंगे और 370 हटा देंगे। तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में आके ये क्लियर करना चाहिए कि वो दलितों का आरक्षण वहाँ से खत्म करवा रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी दलित विरोधी हुए, सिर्फ वोट लेने के लिए वो यहाँ पे आए। शुरू से कांग्रेस पार्टी का रणनीति यही रहा कि बांटो और शासन करो। अंग्रेज गए, कांग्रेस छोड़ गए, तो वही वाला हाल है। वो बांटो और राज करो की नीति है कांग्रेस ने अपना ली। तो कांग्रेस ने अब ये लेके नया जिन आए हैं कास्ट सेंसस। ठीक है भाई, मैं कास्ट सेंसस करवाने के विरोध में नहीं हूँ, पक्ष में हूँ, लेकिन राहुल गांधी ये चीज पहले कर्नाटका में करके बीजेपी को थप्पड़ मारे, पूरे देश में कर्नाटका मॉडल चलाएं, ढिंढोरा पिटवा दें कि देखो भाई हमने कास्ट सेंसस लागू कर दिया, हमारी सरकार थी, आपने कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे नियम पलट दिए जो बीजेपी लेके आई थी, तो आप कास्ट सेंसस वहां लेके आओ, आप हिमाचल प्रदेश में लेके आओ, और इसके साथ आप 8500 खटाखट वहां भी दो, कर्नाटक में दो, वहां भी दो, हिमाचल में दो। देश भर में घूम घूम के पेट्रोल डीजल पे मोदी जी को गाली देते रहे। अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उल्टा बढ़ा दिया था अपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम। कर्नाटका में आपने वो क्यों नहीं किया? जो आप देश में करते हो आप अपने प्रदेश में पहले करके दिखाओ। मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनना था तो गुजरात मॉडल चला था और उन्होंने पूरे देश में गुजरात मॉडल को बेचा था और लोगों ने उसको खरीदा भी था कि भाई ये है असली मॉडल विकास का। राहुल गांधी वो काम कर्नाटका में क्यों नहीं करते? दलित कोष में फंड जाता है, वहां से वो फंड से BMW और मर्सिडीज खरीदाता है। दलित कोष का जो फंड होता है उस पे एक ट्वीट नहीं आता है। अगर आप इमेजिन करो यही काम उत्तर प्रदेश और बिहार में होता रहता, राहुल गांधी पैदल मार्च निकाल चुके होते। दलित का रेप हुआ अयोध्या में, तब जो अयोध्या के सो कॉल्ड राजा, फेक राजा, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह, एक ट्वीट नहीं निकलता है उनका। क्यों नहीं अखिलेश यादव धरने पे बैठ जाते हैं? मैं भी अखिलेश यादव का फैन हो जाऊंगा, मैं भी मान जाऊंगा कि भाई बीजेपी कुछ नहीं करती, समाजवादी पार्टी तो सड़कों पे इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, चलो मैं इनके साथ हो जाता हूँ। लेकिन आप वो चीज़ अपने स्टेट में क्यों नहीं लागू करते? अगर आप कह रहे हो तो आप कास्ट सेंसस हिमाचल प्रदेश में लागू कर दो, आप कास्ट सेंसस अभी कर्नाटका में लागू कर दो और पूरे देश में वो मॉडल घुमाओ कि कास्ट सेंसस से पहले हमारे पास कितने जॉब्स थे और कास्ट सेंसस के बाद हमने कितने बढ़ोतरी करी अपने जॉब में। अगर इनको प्राइम एग्जाम्पल देखना है, अगर इनको राजनीति सीखनी है तो चंद्रबाबू नायडू से सीखनी चाहिए। आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में अभी स्किल सेंसस होने जा रहा है। स्किल सेंसस लागू कब होगा पता नहीं, लेकिन चालू जरूर हो गया है और वहाँ कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। अब पूरा आंध्रा में सर्वे होगा कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई स्किल्स है, उसका सर्वे होगा। दूसरा सर्वे ये होगा कि पूरी आंध्र प्रदेश में किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपके स्किल से उस रिक्वायरमेंट को मैच करवाने का काम सरकार का रहेगा। बेरोजगारी ऐसे दूर होती है, बात चढ़ा करके संविधान हिला के अगर बेरोजगारी दूर होता तो महात्मा संविधान की जानकारी कब का कर चुके होते। संविधान की जानकारी को लेकर एक अभी बड़ा हास्यास्पद वाकया हुआ था संसद में ही, आपने भी देखा होगा कि अनुराग ठाकुर ने पूछा कि संविधान में कितने पेज हैं तो वो नहीं बता पाया। खैर ये तो एक तरीके नहीं बता भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो
पढ़ाई नहीं कभी, ना उनको जानकारी है, ना उनको जानकारी है। जैसे अभी अच्छा, उनके पीछे भी एक रीजन है कि सैम पित्रोदा अंकल जैसे बहुत कुछ लोग हैं, वो उनको बताते हैं कि आपकी संविधान को टारगेट करो। अभी क्या है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जातिवाद फैलाया, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत को होगा। और ये जो बीजेपी बार बार ब्लेम लगाती है जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की सोशल मीडिया के लिए, तो वो बात बिल्कुल सही है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मैं पढ़ता रहता हूँ। जॉर्ज सोरोस ऐसा बंदा है कि उसको पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर राइट विंगर सरकार है और हाइपर नेशनलिस्ट सरकार है तो वो जॉर्ज सोरोस को पसंद नहीं है। वो हमेशा लिबरल सरकार चाहता है और लिबरल नीति ही वो अपनाता है इन्वेस्टमेंट का हर जगह पे। डोनाल्ड ट्रंप भी उसको पसंद नहीं है, वहां भी ऐसा ही कुछ इसने किया था जॉर्ज सोरोस। हाँ, तो ये सोशल मीडिया पे जो जातिवादी रील्स आप आजकल देख रहे होंगे, ये एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है और एक मिशन जिसको सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है कि आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट के बीच में इतनी नफरत फैला दो कि वो वोटिंग तक चला जाए और वोटिंग का पैमाना वहां से तय हो जाए कि कौन किसको वोट देगा। हिंदू जो एकजुट होने की राह पर चला था, बिल्कुल वो खंड 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 ये बात तब हो गई जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। उसके बाद से ही ये पूरे दुनिया की जितनी भी लॉबी थी जो कांग्रेस को जिताने में भरोसा रखती है और कांग्रेस के आइडियोलॉजी से सक्षम रखती है, वो राम मंदिर के बाद एक्टिवेट हो गई। उसके पीछे भी क्योंकि उनको पता था कि अगर राम मंदिर बन रहा है और मोदी उसका पूरा क्रेडिट ले करके चले जाएंगे, भाजपा ले करके चले जाएंगे, मैं पूछता हूँ क्यों ना लें। जब 2 सांसदों की पार्टी थी भाजपा, तब से उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। अपने घोषणा पत्र में हमेशा खुल के जिक्र किया कि हम अगर जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। फैसला कोर्ट से आया, लेकिन फैसला कोर्ट से लाने में भी सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार का क्या रोल होता है, सरकार किस तरह से अपनी दलील रखती है, ये भी पता होना चाहिए। आखिर कांग्रेस के टाइम पे फैसला क्यों नहीं आ पाया, अभी ही क्यों आया? नहीं, कांग्रेस तो वो पार्टी थी ना जो कोर्ट में खुल के राम को काल्पनिक बताया करती थी, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करती थी। राम मंदिर बन जाता तो हिंदू यूनाइट हो जाता। राम मंदिर देखिए उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि राम क्या है। राम एक हिंदू सनातन धर्म के भगवान है। इतना ही नहीं है, राम भारतवर्ष की आत्मा है। राम भारतवर्ष के केंद्र में है। राम जी का अगर आप देखें जीवन, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ आप सोशल इंजीनियरिंग समझिए कि वहाँ राम के चरित्र चित्रण में, राम प्रभु श्री राम के पूरे जीवन में आप माता सबरी को भी पाएंगे, वो किस वर्ग से आती, आप केवट निषाद को भी पाएंगे, ठीक है, आप जंगल में रहने वाले वन्य जीव, भील, वानर, सब इनको भी जानेंगे। तो राम का जो जीवन है वो जातियों में नहीं, वो सत्य सनातन धर्म का एक केंद्र है पूरा। और इसीलिए मेरे को लगता है कि इन जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने उसको विच्छेद करने ये पता था कि अगर राम मंदिर बनने के बाद मोदी सरकार भव्य रूप से वापस आ गई तो ये मोहर होगा हिंदुत्व पे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व की जीत हो, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया। अभी देखो राहुल गांधी सिर्फ कास्ट सेंसस, जाति की बात, आखिर वो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जात है जिसको डेवलपमेंट पसंद नहीं है आज के डेट में, और कौन सी ऐसी जाति है जिसको पैसा पसंद नहीं है, कमाना पसंद नहीं है, मेहनत पसंद नहीं है? हर जात आज के डेट में अपने बीवी, बच्चा, परिवार के बारे में सोचता है। तो राहुल गांधी अपना जो विजन है, जो अपना स्कीम है, जो इंडिया के लिए वो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो सामने लेकर के क्यों नहीं जनता को जाते, जो 2014 में मोदी जी ने किया। मोदी जी की इमेज एक कट्टर हिंदूवादी नेता की थी, लेकिन चुनाव में डेवलपमेंट ही चला था, विकास की बात हुई। लोग विकास का जो शब्द के राजनीति में जो आया है वो मोदी जी लेकर के आया है कि विकास बोलता है। ये मीम चला था एक बार कि भाई विकास बोल रहा है। तो वो गुजरात का रोड मैप लेकर के आए, गुजरात की जो प्रोग्रेस थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो लेकर के आए। आखिर गुजरात में ही सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं जाते हैं, यूपी में क्यों नहीं आते? राहुल गांधी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में आज के डेट में, है ना, बैंक करप्सी की ओर है। अभी एक खबर निकल के आई थी कि उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर
तनख्वाह नहीं ले पा रहे हाँ, 2-2 महीनों का वेतन, 2-2 महीने का सांकेतिक वेतन छोड़ा हुआ है, और इनकी पार्टी 8500 रुपया बांटने का खटाखट अभियान चला रही है। तो मेरे को लगता है कि जनता के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो आज हिमाचल में हुआ, कहीं ऐसा ना होता कि पूरे देश की स्थिति ऐसी हो जाती, देश में हो जाती, और ये श्रीलंका बना देते भाई साहब, ये बांग्लादेश बना देते, ये चीन और अमेरिका के यहाँ तो सब कुछ, बिल्कुल आधा देश पहले ही चीन के हाथों बेच दिया था। कांग्रेस के मुंह से आपने कभी पाकिस्तान के बारे में सुना हो कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे, पाकिस्तान को हम मतलब अपने अंदर एलओसी के अंदर घुसने नहीं देंगे, हम सेना को फ्री छूट देंगे पाकिस्तान से निपटने के लिए? ये सारे स्टेटमेंट कांग्रेस कभी क्यों नहीं कहती? बल्कि कांग्रेस का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों है कि वो पाकिस्तान के मुद्दे पे हमेशा डिफेंसिव रहती है? बल्कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो अलगाववादियों के मजे थे भाई, उनसे गले मिलते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास में उनको डिनर और लंच हुआ करता था, और इस तरीके की चीजें। तो अगर 26/11 हमला दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आरएसएस का हमला है और हिंदू आतंकवाद है। अब इसमें कांग्रेस की तो देखो गलतियां हैं, प्रोपेगेंडा वो फैलाने में माहिर है, जात में बांटने में माहिर है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को भी अपने गिरेमा में ये देखना होगा कि बीजेपी की दुर्दशा क्यों हुई। इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया था। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं किया। जो कार्यकर्ता तुम्हारे लिए सालों साल झंडा उठाया, सालों साल इस उम्मीद में रहा कि जब सरकार आएगी तब फिर सरकार के लिए हम अपना योगदान देंगे, और जब चुनाव लड़ने का बारी आया तो लोग कांग्रेस छोड़ के कोई बीजेपी में ज्वाइन करके 2 दिन बाद उसका नाम आ जा रहा है लिस्ट में कि वो चुनाव लड़ेंगे। हमें लगता है जौनपुर से जो चुनाव लड़े कृपाशंकर सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, राजस्थान में भी, झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिंदगी भर जिनसे भाजपा कार्यकर्ता लड़ाई किया, उसी को मजबूर कर दिया कि उसका पोस्टर टांगो जाके। नहीं तो वो लोग जब कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं तो वो काम तो भाजपा की रणनीति के विचार के हिसाब से करेंगे ना। लेकिन ये जनता में मैसेज नहीं जाता ना, जनता में मैसेज ये जाता है कि इस इंसान से मैं 25 सालों से लड़ रहा हूँ, ग्राउंड लेवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लोकल बॉडी पे जो लोग होते हैं। अब आप और हम साठ-गांठ कर लिए, लेकिन जो जनता है वो भावुक जनता है। तब अच्छा, राहुल गांधी को लेकर आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी का क्या आगे का भविष्य है? क्या जैसे कि अभी सैम पित्रोदा अंकल का, एक जो राहुल गांधी के सो कॉल्ड अंकल हैं, सैम पित्रोदा का भी बयान आया है कल परसों में, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मैं राजीव गांधी से भी बेहतर राजनेता के तौर पर देख रहा हूँ, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस बयान को मैं एक चाटन क्रिया का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े चाटुकार अगर कोई रहे कांग्रेस के तो आज भी दिग्विजय सिंह हैं, और सैम पित्रोदा दूसरे नंबर पे आते हैं। जिन्होंने वही दिग्विजय सिंह जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट किया था, जबकि वो खुद राजपूत समुदाय से और राजा परिवार से आते हैं। दिग्गी राजा, हाँ, गढ़ परिवार से आते हैं, राजघराने से आते हैं। तो ऐसे भी राजा हुए हैं जो कांग्रेस की गुलामी में अपने आप को निछावर कर दिए हैं। तो आज भी चाटुकारों की लिस्ट में वो नंबर 1 पे हैं, ये नंबर 2 पे हैं। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग कांग्रेस से ही जुड़े रहें, गलती से भी किसी दूसरे पार्टी में ना जाए, क्योंकि ये राहुल गांधी की यूएसपी को बढ़ा देते हैं। ये वही लोग हैं जो अगले 20 साल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये दूसरी पार्टियों के स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका में बैठ के अमेरिका के कल्चर को देख के भारतीय जो सभ्यता है, परंपरा और कल्चर है, उसका अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से जो रोड मैप है वो तैयार करते हैं।